मर्जर एंड म्यूचुअल फंड में मेरे को जो बोलना है, पहली बात ये बोलना है कि म्यूचुअल फंड जो टॉपिक है उसमें मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। डर लग रहा है इन द सेंस दैट म्यूचुअल फंड में इंस्टीट्यूट नए नए तरह के सम्स दे रहा है म्यूचुअल फंड टॉपिक में, तो आपको थोड़ा सा स्पेशल कॉशन दिखाना है म्यूचुअल फंड में। यू हैव टू बी कॉशनरी। और अगर कोई स्टूडेंट FSCM दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केट दे रहा है, उसके लिए तो जो SFM का म्यूचुअल फंड है वो एकदम मैंडेटरी है। उसको सारे के सारे सम्स SFM वाले जरूर करने चाहिए, कोई ना कोई वहाँ पे आएगा FSCM के केस स्टडी में, ठीक है ना, अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केट दे रहा है तो। नाउ बिफोर आई बिगिन विथ ICAI वाला पार्ट, म्यूचुअल फंड में कुछ पोर्शंस है जो मेरे को लगता है एग्जाम में इंस्टीट्यूट दे सकता है, पहले वो बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड का एक बार बात करते हैं अपने, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो म्यूचुअल फंड में जो पोर्शन आया हुआ नहीं है, जो आने का स्कोप है, वो है एक पोर्शन नोन एज एक्टिव रिटर्न। क्लास में कराया हुआ है पर ज़्यादा सम्स नहीं किए। ट्रैकिंग एरर, इंफॉर्मेशन रेशियो। तो जो स्टूडेंट्स क्लास के नोट्स को ठीक से फॉलो किया है उसके ये वर्ड सुने हुए हैं, एक्टिव रिटर्न, ट्रैकिंग एरर, इंफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, आपको याद आ रहा है क्या? एक्टिव रिटर्न, ट्रैकिंग एरर, इंफॉर्मेशन रेशियो। यस, क्लास लाइव हो रही है आदित्य, लाइव क्लास चल रही है शाम को 6 बजे, शायद आज 3 तारीख है, इफ़ आई एम अवेयर ऑफ द डेट, वेडनेसडे है। एक्टिव रिटर्न, ट्रैकिंग एरर, इंफॉर्मेशन रेशियो। यस, किसको याद आ रहा है? फॉर्मूला बताइएगा, फॉर्मूला किसको याद आ रहा है बताइएगा। कि अगर एक म्यूचुअल फंड अपने आप को एक्टिव बोलता है ना कि मैं बेंचमार्क को बीट करूंगा, मैं सेंसेक्स को बीट करूंगा, तो एक्टिव रिटर्न, ट्रैकिंग एरर, इंफॉर्मेशन रेशियो उसका निकालते हैं। किसी को बाई चांस पता है तो प्लीज़ बताइएगा, और वेट कर रहा हूँ। ऋतिका बोल रही है हाँ सर याद आ रहा है। ठीक है, बोल रही थी ये क्या है, हाँ सर याद आ रहा है। बोल रहे सर आपने 2018 के बैच में नहीं कराया था, अब मेरे को उतना याद नहीं है, डजेंट मैटर, 50 चीज़ है वैसे तो, CA इंस्टीट्यूट के अंदर कभी आया हुआ नहीं है, तो नहीं भी कराया था तो वैसे तो नई चीज़ ही है। बोला इंस्टीट्यूट ने ट्रैकिंग एरर इस बार इंक्लूड किया है, तो बहुत बढ़िया बात है। एक्टिव रिटर्न, तन्मय ने जवाब दिया और आयुष ने जवाब दिया, रूपा ने जवाब दिया। एक्टिव रिटर्न इज RP माइनस RB, कॉपी कर लीजिएगा। रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑन द बेंचमार्क, पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस बेंचमार्क का रिटर्न। ओके, एक्टिव रिटर्न इज RP माइनस RB, पोर्टफोलियो का माइनस बेंचमार्क का। जैसे मैं मैनेजर हूं, मैं बोल रहा हूं मैं सेंसेक्स को डिफीट करूंगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर मंथ का मेरा रिटर्न दिया हुआ है और सेंसेक्स का रिटर्न दिया हुआ है, तो मेरा रिटर्न माइनस बेंचमार्क का रिटर्न, उसको बोलते हैं एक्टिव रिटर्न। क्लियर? एक्टिव रिटर्न का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्टिव रिटर्न इज ट्रैकिंग एरर। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्टिव रिटर्न इज ट्रैकिंग एरर, बिकॉज ट्रैक करना क्या होता है, किसी को फॉलो करना। तो मैं सेंसेक्स को फॉलो करूंगा पर मैं उससे डिविएट कर रहा हूं, तो कितना डिविएशन का एरर है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्टिव रिटर्न। ठीक है ना। और अगर अपने एवरेज एक्टिव रिटर्न निकाले, एवरेज एक्टिव रिटर्न, एवरेज माने मीन एक्टिव रिटर्न का, इसको मैं X बोल रहा हूं और इसको Y बोल रहा हूं। इंफॉर्मेशन रेशियो इज X बाय Y, इंफॉर्मेशन रेशियो इज X बाय Y, प्लीज कॉपी कर लीजिएगा। एक्टिव रिटर्न का मतलब हुआ RP माइनस RB, ट्रैकिंग एरर का मतलब हुआ SD ऑफ द एक्टिव रिटर्न, और इंफॉर्मेशन रेशियो हुआ मीन बाय SD, एवरेज एक्टिव रिटर्न डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर। प्लीज कॉपी कर लीजिए, अगर कॉपी करना है या फोटो खींच लीजिए। ठीक है, ओके, तो होप आपने कॉपी कर ली है। ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं एवरेज में एक्टिव रिटर्न पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 इज गुड। ठीक है, SD तो पॉजिटिव होता ही है पर कम हो, लो हुआ तो बढ़िया, और इंफॉर्मेशन रेशियो जितना हाई हुआ उतना बढ़िया।
देख लीजिए प्लीज़। एवरेज में अपने चाहते हैं कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर बेंचमार्क को हराए, करेक्ट है। उसके अलावा एसडी काश कम हो, काश वो बेंचमार्क से ज़्यादा डिविएट नहीं करे। तीसरा, वो जो वाई है वो सफरिंग है, सफ़र कर रहे हैं। एक्स रिवॉर्ड है, सफरिंग के बदले रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड बाय रिस्क रेशियो, जैसे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैपिटल बजटिंग में होता था ना, तो जितना हाई उतना बढ़िया। कोई कट ऑफ है क्या? नहीं, कट ऑफ नहीं है, और उतना कट ऑफ पूछेगा भी नहीं। तो मैंने बहुत ही आराम से फॉर्मूला बताया है। बोल रहा है कॉन्सेप्ट बता दीजिए, तो कॉन्सेप्ट ही तो बता रहे रिचा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ही तो बता रहे। आपको क्या लग रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? थोड़ा एक बार रुकते हैं, रिचा जी क्या बोल रही है? रिचा मैं कॉन्सेप्ट ही तो बता रहा हूँ, तो आपने जो लिखा है कॉन्सेप्ट बता दीजिए। व्हाट डू यू मीन टू से रिचा? वेट कर रहा है एक बार, रिचा मेहारिया कॉन्सेप्ट ही तो बता रहा था। रुकते एक बार, रिचा प्लीज जवाब दीजिएगा, आपको क्लियर है क्या? बोल रहा ओल्ड सिलेबस में है ये, इंस्टीट्यूट को खुद को नहीं पता म्यूचुअल फंड में ओल्ड में क्या है, न्यू में क्या है। आयुष बोल रहा है एक्टिव रिस्क और ट्रैकिंग एरर सेम होता है। यस सेम होता है, ट्रैकिंग एरर को एक्टिव रिस्क भी बोलते हैं। रिचा का अभी तक जवाब नहीं आया है। शुभम एक ही चीज़ लगा रखा है, ओल्ड सिलेबस में है क्या? भाई शुभम, ओल्ड सिलेबस में ज़्यादा टफ और नई चीज़ें आ रही है एज़ कम्पेयर टू न्यू सिलेबस। तो अगर आप इस मेंटालिटी से बैठे हो ना कि न्यू सिलेबस में नया नया चीज़ आएगा, हमारे तो पुराना आएगा, गॉड नोस। ओके, रिचा को क्लियर है। तो अकॉर्डिंगली अपने को जो डेटा दिया रहेगा, डेटा कॉपी कर लीजिए। मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, पीरियड हो। सेकेंड कॉलम रिटर्न ऑन बेंचमार्क, थर्ड कॉलम रिटर्न ऑन फंड, ये दिया हुआ रहेगा। आप लोग कॉपी कर लीजिए प्लीज़। मैं ज़्यादा मैसेजेस को देखने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ये सीए इंटर या सीए फाउंडेशन का बैच नहीं चल रहा है, सीए फाइनल चल रहा है, जिसमें मेरा पर्पस यहाँ बैठ के किसी को एंटरटेन करना नहीं है, ठीक है ना। जैन फेब मार्च अप्रैल, मैं एक बार 4 महीने ही लिख रहा हूँ। बेंचमार्क का रिटर्न 3% था, पोर्टफोलियो मैनेजर ने 3.7% कमाया, बहुत ही बढ़िया। बेंचमार्क का रिटर्न फेब में 2% था, पोर्टफोलियो मैनेजर ने 1.8% कमाया, थोड़ा सा खराब। मार्च में मार्केट गिरा, बेंचमार्क का रिटर्न -5% था, पोर्टफोलियो मैनेजर -2%, बहुत बढ़िया। केवल 2% गिरा, मार्केट 5% गिरा। अप्रैल में 4% रिटर्न था, और पोर्टफोलियो मैनेजर का जो रिटर्न है, पोर्टफोलियो मैनेजर का रिटर्न 4.5 था, 4.5। ऐसे करके कितने पीरियड्स का दिया रहेगा मेरे को नहीं पता, बिकॉज सम आया हुआ नहीं है। सर फिर आपने कहाँ देखा ये सम? मैंने बहुत सारे और एग्जामिनेशन है, नॉट इंटरनेशनल सीएफए। किसी को लगता है इंटरनेशनल सीएफए से बताते हैं, नो, मास्टर्स इन फाइनेंस, उसके अंदर केस स्टडीज आता था 50-50 नंबर का, उस पर देखा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, मैं ब्लू से कर रहा हूँ जो आंसर का पार्ट है। एक कॉलम बनेगा एक्टिव रिटर्न का, एक्टिव रिटर्न इज आरपी माइनस आरबी, तो ये आरपी हो गया, ये आरबी हो गया। तो 3.7 माइनस 3.7 माइनस 0.2 3.5। आई होप यू आर ओके। मैं अभी मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ, होप आप भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो इसके ऊपर। ऑफ कोर्स उसके बाद देखो किसी को डाउट है क्या। ये एक्टिव रिटर्न है, ठीक है ना। अब इसका टोटल निकाल लिए, टोटल क्या आया? टोटल आ रहा है शायद 4%, टोटल 4% आ रहा है, टोटल 4% आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एवरेज एक्टिव रिटर्न इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, 0.5%, बिकॉज मैंने 4 मंथ्स का डेटा लिया है। यू कैन सी मैंने 4 मंथ्स का डेटा लिया है, तो 0.5%। अब इसको x बोल रहे हैं, एक्टिव रिटर्न को x बोल रहे हैं, x। तो इन दैट केस ये अपना x बार आ गया, एवरेज एक्टिव रिटर्न x बार आ गया, ठीक है। एवरेज एक्टिव रिटर्न x बार आ गया। अब इसका SD निकालने के लिए x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो 0.7 माइनस 0.5 माने 0.2, 0.2 का होल स्क्वायर 0.04, फिर -0.2 माइनस 0.5 माइनस 0.7 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर 0.49,
मेरे ख्याल से करेक्ट है। 3 माइनस 0.5 2.5, 2.5 का होल स्क्वायर 6.25। कोई गलत है तो बता दीजिएगा। 0.5 माइनस 0.5 0, करेक्ट है क्या? ओ ये तो 1% आएगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं? गॉड 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 गॉड, आई एम रियली सॉरी। ये तो 1% आ रहा है, बच गए। क्या पता मैं चेक कर रहा था, ओके क्या पता मैं चेक नहीं कर रहा था, मैंने रॉन्ग किया था। 4/4 1% आया। यस शुभम, गलती हो गई मेरे से, 1%। अब डिविएशन निकाले, 0.7 माइनस 1, 0.3 का होल स्क्वायर 0.09, माइनस 0.2 माइनस 1, माइनस 1.2 का होल स्क्वायर 1.44, 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर 4, 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर 0.25। बता दीजिए प्लीज, करेक्ट है क्या? मेरे कैलकुलेशन में मेरे को भरोसा नहीं है। एक्स बार 1% आया है अपना, एक्स बार। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। क्या होता है कि बोर्ड पे रॉन्ग करे बिना लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता। जो सोया हुआ है ना, सोया हुआ रहता है तो उसको जागना पड़ता है। टोटल क्या आ रहा है बताइएगा, लास्ट कॉलम का टोटल। रजनी, सुमित, मोहम्मद सामिर, रमेश, रितिका, सौरभ, सत्यजीत सिंह, राहुल, दिव्यांशु। टोटल क्या आ रहा है? मेरे को टोटल चाहिए 415, 5.69, 5.78, 5.78 परसेंटेज स्क्वायर। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज स्क्वायर। वैसे सीए इंस्टीट्यूट इन सब चीज़ को मानता नहीं है, ठीक है? तो 5.78 परसेंटेज स्क्वायर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, सब जन सुनिए, सब जन सुनिएगा, सब जन सुनिएगा, प्लीज़ सुनिएगा। एसडी निकालते समय अपने क्या फॉर्मूला लगाते हैं? जब एसडी निकालते हैं अपने, अलग में जा रहा हूँ, एसडी जब एसडी निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? रूट ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये लगाते हैं ना। एसडी का अपने ये फॉर्मूला हमेशा निकालते हैं। अब जिन्होंने कोई और करिकुलम किया है या जिनके क्लास 11-12 में स्टैटिस्टिक्स था, ठीक है, प्योर स्टैट्स, या कोई CFA FRM बाई चांस कर रहा है, उनको पता है कि जब भी सैम्पल डेटा होता है ना, सैम्पल डेटा, तो एसडी निकालते समय n-1 से डिवाइड किया जाता है। n-1 से डिवाइड किया जाता है सैम्पल एसडी में, ठीक है? पर सीए इंस्टीट्यूट ये मानता नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट ने कभी ऐसा नहीं किया। आई रिपीट अगेन, सैम्पल एसडी में n-1 से डिवाइड किया जाता है। सब क्यों गया तेल लेने? सीए इंस्टीट्यूट कभी फॉलो नहीं करता है। सरप्राइजिंग है, सीए इंस्टीट्यूट ने ट्रैकिंग एरर के बारे में जो लिखा है ना अभी, उसमें उन्होंने n-1 से डिवाइड किया। सीए इंस्टीट्यूट ने ट्रैकिंग एरर का जो फॉर्मूला लिखा है उसमें n-1 से डिवाइड किया है। प्लीज़ समझिएगा, स्टैटिस्टिक्स का नियम है सैम्पल एसडी में n-1 से डिवाइड करना चाहिए। बट सर आपने तो हमको क्लास में नहीं कराया, बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट नहीं मानता उसको, उसने हमेशा n से डिवाइड किया है। हमने वो कराया जो एग्जाम के लिए चाहिए। बट ट्रैकिंग एरर जो है उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने n-1 से डिवाइड किया है। और सिंस अगर सम आया तो सीए इंस्टीट्यूट तो अपना ही फॉर्मूला मानने वाली है ना। तो मेरा एडवाइस ये, आप ट्रैकिंग एरर 2 बार निकालिएगा, एक बार n यूज़ करके और एक बार n-1 यूज़ करके। आई रिपीट, अगर ट्रैकिंग एरर एग्जाम में आ जाए तो आप 2 बार निकालिएगा, एक बार n माने 4 से डिवाइड करके, एक बार n-1 3 से डिवाइड करके। मैंने बहुत ही क्लियरली ये बोल दिया है, तो मैं 2 बार निकाल रहा हूं। ट्रैकिंग एरर यूजिंग n इक्वल टू 5.78 बाय 4 का स्क्वायर रूट। बताइए 5.78 बाय 4 का स्क्वायर रूट बताइए। 5.78 बाय 4 पूरे का स्क्वायर रूट, 5.78 बाय 4 पूरे का स्क्वायर रूट। थोड़ा सा डिले है, यस मैसेजेस थोड़ा डिले से आता है, मैं अपना भी निकाल दे रहा हूँ। 5.78 डिवाइडेड बाय 4 उसका स्क्वायर रूट है ना 1.202 1.202 आ रहा है, 1.202%। ये ट्रैकिंग एरर आया। ट्रैकिंग एरर फिर से निकाल रहा हूँ। ट्रैकिंग एरर ब्रैकेट यूजिंग n-1, तो n-1 यूज़ करेंगे
तो आंसर आएगा रूट ओवर 5.78/3, 5.78/3। तो 5.78/3 का स्क्वायर रूट, 5.78 डिवाइड बाई 3 जो आया उसका स्क्वायर रूट, ये मेरा आ रहा है 1.388, 1.388%। ये मत पूछिएगा कौन सा करेक्ट है। आज तक जो सी इंस्टीट्यूट किया है लास्ट 70 सालों में, उसके अनुसार 1.202 करेक्ट है, बट सी इंस्टीट्यूट ने ट्रैकिंग एरर का जो फॉर्मूला दे रखा है किताब में, उसके अनुसार 1.388 करेक्ट है। तो मेरे को क्या पता एग्जाम में क्या मानेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन रेशियो का दो आंसर, इंफॉर्मेशन रेशियो इक्वल टू एवरेज एक्टिव रिटर्न डिवाइड बाय ट्रैकिंग एरर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.202 और 1 डिवाइडेड बाय 1.388, 1 डिवाइड बाय 1.202 और 1 डिवाइड बाय 1.388, 1 डिवाइड बाय 1.202 और 1 डिवाइड बाय 1.388। दो आंसर्स है इंफॉर्मेशन रेशियो का, बिकॉज दो आंसर है ट्रैकिंग एरर का। इंफॉर्मेशन रेशियो यूजुअली अगर 0.75 से ऊपर आता है तो इज अ ब्रिलियंट मैनेजर, ब्रिलियंट, सुपर ब्रिलियंट मैनेजर। अगर 0.75 के ऊपर आता है तो 0.8319 आ रहा है तो हम लोग तो सुपर लोग को स्टडी करते हैं। अब नया डाउट आया, तुषार का बोल रहा है नॉर्मल एसडी में भी 2 बार दिखाना है क्या? नहीं तुषार, नॉर्मल एसडी में 2 बार नहीं दिखाना है, केवल ट्रैकिंग एरर में 2 बार दिखाने का बात हो रहा है। प्रोबेबिलिटी हुआ तो तब तो कोई इशू ही नहीं है, तब तो n-1 ही n होता ही नहीं है। सर ट्रैकिंग एरर में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है क्या? नहीं, पास्ट का डेटा से ट्रैकिंग एरर कैलकुलेट करना पड़ता है। 0.8319 आया और एक 0.72 आ रहा है, दूसरा 0.72, समझ गए? आपको कमेंट नहीं करना पड़ेगा, वैसे हायर द बेटर। तो इस चीज़ पे पूरा क्लास लगा नहीं सकते हैं। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट ने ट्रैकिंग एरर दिया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बहुत बढ़िया से ये डिस्कशन कर लिया है। अपने स्टार्टिंग का 22 मिनट जा चुका है इस टॉपिक के डिस्कशन में, ठीक है, 22 मिनट। इस 22 मिनट का हिसाब एग्जाम में चाहिएगा, ठीक है, सॉरी। चलिए, सो दिस इज द स्टफ। नाउ म्यूचुअल फंड में 2 नए सम्स और कुछ मॉडिफाइड सम्स एग्जाम में रिसेंटली आए थे। 2 नए सम्स और कुछ मॉडिफाइड सम्स एग्जाम में रिसेंटली आए थे। उसी के कारण डर बढ़ गया कि लगता है म्यूचुअल फंड में सीए इंस्टीट्यूट थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर अपना रिवीजन वाला फोल्डर खोलें, आपको ये बोलेगा सर ये रिवीजन फोल्डर कहाँ है? ये रिवीजन फोल्डर टेलीग्राम पे शेयर किया गया था पहले जब रिवीजन क्लास स्टार्ट हुई थी फॉरेक्स की। उसके अलावा ये SSCI वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में है, ठीक है। अभी आपको मैं अचानक से नहीं दे सकता हूँ, आपके पास नहीं है तो अनुरोध है, किसी के पास है तो वो टेलीग्राम में फिर से शेयर कर दे। तो एक सम जो है वो ये वाला सम है। इसका मैंने YouTube पे भी अलग से डाला था जब मैं नवंबर 19 का पेपर डिस्कस कर रहा था, तो मैंने YouTube पे भी इसका वीडियो डाला था, ठीक है ना। खैर उससे क्या मतलब है, अपने तो हमेशा फ्रेश करते रहते हैं। फार्माज मेजर ऑफ नेट सेलेक्टिविटी का सम, फार्माज मेजर ऑफ नेट सेलेक्टिविटी का सम। तो ये सम को पहले समझा रहा हूँ। समझाने के लिए एक बार बताइएगा कि जेनसन अल्फा का फॉर्मूला क्या है। जेनसन अल्फा का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जेनसन अल्फा? जेनसन अल्फा का फॉर्मूला क्या है? यस, प्रियांशी बोल रही है सर हिंदी का जो रेगुलर बैच है उस पे आपने ये अमेंडमेंट इंक्लूड किया था, ठीक है, या पूछ रही है किया है क्या? हाँ किया है, डोंट वरी, किया है। जेनसन अल्फा का फॉर्मूला क्या है?
आर पी माइनस आर एस एम एल, करेक्ट है। रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न एज पर सिक्योरिटी मार्केट लाइन, तो आर पी हो गया जो होता है, और आर एस एम एल आपको पता ही है, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ठीक है ना। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो जेनसन अल्फा का ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाले फॉर्मूला में ये वाला पार्ट क्या दिखाता है, ये पार्ट दिखाता है कितना रिटर्न कमाना चाहिए था, कितना रिटर्न कमाना चाहिए था फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क के बदले पोर्टफोलियो ने जो सिस्टमैटिक रिस्क लिया उसके बदले कितना रिटर्न कमाना चाहिए था, कितना रिटर्न कमाना चाहिए था फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। हाउ मच रिटर्न द पोर्टफोलियो मैनेजर शुड हैव अर्नड फॉर द सिस्टमैटिक रिस्क, ओके, दैट इज जेनसन अल्फा, ठीक है। और आरपी का मतलब समझ रहे होंगे, आरपी का मतलब एक्चुअल रिटर्न क्या कमाया, एक्चुअल रिटर्न अर्नड बाय द मैनेजर, ठीक है। आई एम सॉरी किसी को स्लो लग रहा है तो आई कांट हेल्प, कभी किसी को स्लो लगेगा कभी फास्ट, ठीक है। ऑप्टिमाइज करना सबके लिए स्पीड पॉसिबल नहीं है। अब फार्मा ने क्या किया, फार्मा डिड व्हाट, फार्मा ने आरपी माइनस आर एसएमएल को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ले गया और उसने उसका दो पार्ट कर दिया जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं। एक कर दिया आरपी माइनस आर सी एम एल और दूसरा कर दिया आर सी एम एल माइनस आर एस एम एल। तो यू कैन सी द मैथ्स इज मैचिंग। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाइज देखेंगे तो मैथ्स मैच कर रहे हैं। आरपी माइनस आर एस एम एल था, उसका दो पार्ट कर दिया, एक आरपी माइनस आर सी एम एल, दूसरा आर सी एम एल माइनस आर एस एम एल, ठीक है। सी एम एल कट, ठीक है, मैथ्स वाइज दिख रहा होगा आपको। अब ये जो आर सी एम एल होता है इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है, इट इज़ आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू सिग्मा पी बाई सिग्मा एम, ये होता है सी एम एल का फॉर्मूला, कैपिटल मार्केट लाइन। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू सिग्मा पी बाई सिग्मा एम। स्टूडेंट्स के लिए याद करना कैसे ईजी है, क्योंकि जो एस एम एल है ना उसमें अपने बीटा पुट करते हैं, देखिए एस एम एल में अपने बीटा पुट करते हैं, हैव अ लुक। और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू सिग्मा पी बाई सिग्मा एम। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू सिग्मा पी बाई सिग्मा एम, ये सब जानते हैं। अगर आर को वन पुट करें, अगर आर को वन पुट करें, वन, अगर आर को वन, तो इन दैट केस अपना जो फॉर्मूला बचेगा वो सी एम एल का बचेगा। ये याद करने का तरीका है, बात ये नहीं हो रहा ऐसा वन क्यों पुट करे, वन क्यों पुट करे। उसके लिए आपको जब अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट किए थे ना CAPM, उसका फर्स्ट क्लास चेक करना पड़ेगा जहाँ पे अजम्पशन था ऑल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट एंड RF, and if everybody invests in market and RF, the portfolio is fully diversified, and for a fully diversified portfolio, correlation between the portfolio and market is 1, okay, efficient frontier, CML। पर ये सब ज्ञान कमती याद रहता है लोगों को जब एग्जाम निकट आता है। तो एनीवेज, तो ये CML का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर CML। तो ये जो और ये दिखाता क्या है, व्हाट डज दिस फॉर्मूला शो, व्हाट डज इट शो, अगर आप कॉपी कर रहे हैं, return that the portfolio should have earned for total risk, पूरे रिस्क के बदले कितना रिटर्न अर्न करना चाहिए था, पूरे रिस्क के बदले। जबकि एसएमएल क्या दिखाता है, केवल सिस्टमैटिक रिस्क के बदले कितना अर्न करना चाहिए था, और ये दिखाता है सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक टोटल रिस्क के बदले कितना अर्न करना चाहिए था। टोटल वो था सिस्टमैटिक। तो जाहिर अगर आदमी समझेगा कि ये वाला पार्ट हुआ टोटल रिस्क के बदले क्या कमाना चाहिए था, ये वाला पार्ट हुआ सिस्टमैटिक के बदले क्या कमाना चाहिए था, तो ये जो आंसर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, दिस एंटायर पोर्शन, ये क्या दिखाता है,
रिटर्न ड्यू टू अनसिस्टमैटिक रिस्क और इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन में तो अनसिस्टमैटिक होता ही नहीं। इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन पूरा डाइवर्सिफिकेशन करते तब तो खैर अनसिस्टमैटिक होता ही नहीं। रिटर्न ड्यू टू अनसिस्टमैटिक रिस्क और इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो जनवरी में इंग्लिश वाला बैच खत्म हुआ था, उसमें कवर्ड है, और अभी भी जो बैच हुआ था उस पर भी कवर्ड है। उसके पहले वाले बैचेस जो थे उस पर कवर्ड नहीं है, बिकॉज उस समय तक पता नहीं था कि इंस्टीट्यूट क्या फार्मा दे सकता है क्या, ठीक है ना। रिटर्न ड्यू टू अनसिस्टमैटिक रिस्क और इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, ओके। तो ये हुआ ये वाला पार्ट। तो इसके लिए शाबाशी नहीं मिलेगा, ओके। इसके लिए शाबाशी मिलेगा इसके लिए। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नेट सेलेक्टिविटी दैट इज superior skills, ओके। सुपीरियर स्किल्स के बदले जो एक्स्ट्रा कमाया, उसने CML से भी ज़्यादा कमाया, इसका मतलब सारा रिस्क कवर्ड हो गया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कमाया, दैट इज ड्यू टू स्किल्स, तब उसको शाबाशी देंगे। तो जेनसेन जो है ना, चोमू जेनसेन इसी के बदले शाबाशी दे रहा था, ठीक है। तो जेनसेन समझ रहा नहीं था कि ये सिस्टमैटिक रिस्क कैप्चर्ड, अनसिस्टमैटिक कहाँ गया, CML में अनसिस्टमैटिक भी आ गया। तो ये वाला पार्ट जो इसके बदले शाबाशी नहीं मिलेगा, इस पार्ट के बदले शाबाशी मिलेगा। नेट सिलेक्टिविटी और सुपीरियर स्किल्स, जिसको लगता है उसको वापस से सुनना पड़ेगा, यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड होगा, उसको वापस सुन लीजिएगा, बिकॉज अपना 32 मिनट्स खत्म हो गया क्लास का, ठीक है। तो इन दैट केस दिस इज अ रिव्यू क्लास, वी हैव टू मूव अहेड। वैसे मैंने जरा सा भी फास्ट नहीं गया हूं, मैंने बहुत बढ़िया से समझाया है। अब इस सम पे आते हैं। तो इस सम में द रिटर्न्स ऑफ अ पोर्टफोलियो ए एंड मार्केट पोर्टफोलियो फॉर द लास्ट 12 मंथ्स आर गिवन बिलो, ठीक है। तो ये रिटर्न दिया हुआ है 12 महीने का, और कितने अच्छे लोग हैं कि लास्ट में जाके स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे दिया। देखिए लास्ट में जाके स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया, वरना फटता। आई एम सॉरी फॉर द बैड वर्ड, बिकॉज SD दे दिया तो SD निकालना नहीं पड़ेगा। ये सिग्मा P है, ये सिग्मा M है, दिख रहा है आपको। पोर्टफोलियो ए मार्केट पोर्टफोलियो, तो 1.6223 सिग्मा P एंड 0.9498 सिग्मा M। कोई इंस्टीट्यूट का इंटरनल ऑडिट करना चाहता है तो इन दैट केस खुद से SD निकाल के इंस्टीट्यूट को मेल कर देना, राइट है कि रॉन्ग है। एनीवेज, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मंथली रिटर्न एट्रीब्यूटेबल टू द शेयर स्किल ऑफ द मैनेजर। स्किल की वजह से कितना एक्स्ट्रा कमाया, रिटर्न एट्रीब्यूटेबल टू द शेयर स्किल ऑफ द मैनेजर। तो स्किल का फॉर्मूला क्या है, RP माइनस आर सी एम एल, ठीक है। तो अपने RP क्या होगा, ये जो 12 महीना है पोर्टफोलियो ए का एवरेज रिटर्न, ओके। पोर्टफोलियो ए का एवरेज रिटर्न कैलसी में निकाल लो, मैं भी तुम्हारे साथ निकाल रहा हूं। माइनस 0.52 नेगेटिव, प्लस 2.2 प्लस 2.17 प्लस 4.17 प्लस 2.04 प्लस 3 प्लस 1.99 प्लस 4 प्लस नहीं माइनस था, ठीक है। 2.67 पहले ले लेते, 2.67 माइनस 1.38 प्लस 3.99 प्लस 1.86 इक्वल टू डिवाइड बाई 12। तो मेरा आ रहा है 2.1825। यस, आप लोग जल्दी किए होंगे, सॉरी। 2.1825 ये मेरा RP आ रहा है। 2.1825 ये मेरा RP आया, RP 2.1825 मंथली, 2.1825 ये मेरा RP आया, 2.1825, ठीक है। RP आया। अब नीचे में RF दिया होगा, देखिए चेक करें, RF दिया होगा। अज्यूम दैट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम है, यानी मंथ का 1%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम, तो मंथ का 1%। अब कोई नया होशियारी मत जाना, 1.12 पावर 1/12 -1 भाई, धरती पे रहे,
इजी एजम्पशन। तो 12/12 1% RF एंड द पोर्टफोलियो इज फुली डाइवर्सिफाइड। पोर्टफोलियो फुली डाइवर्सिफाइड मतलब वो CML का हिंट दे रहा है कि R को 1 लेना है। वो नहीं बोलता तो भी तो हम लोग को समझ में आ गया था, फालतू का चौ बना रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस अपने अगर उस पर जाएं, जस्ट 1 सेकेंड, तो उस केस में ये RCML के लिए, सॉरी RCML के लिए अपना RF क्या है? RF इज 0.5%, सॉरी 1%। RF इज 1%, 12/12 RF इज 1%। RM आप लोग निकाल लीजिए, एवरेज निकाला होगा आपने। RM का एवरेज क्या आ रहा है मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। RM का एवरेज मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप निकाल सकते हैं। 0.82 प्लस 0.04 प्लस 2.8 प्लस 1.72 प्लस 0.27 प्लस 0.39 प्लस 1.95 प्लस 0.64 प्लस 1.53 प्लस 2.7 प्लस 2.52 प्लस 2.09 डिवाइड बाई 12। ओके, आकृति बोल रही है 1 आ रहा है, सोनिया बोल रही है 1.455, तो 1.4558 सबका आंसर आ रहा है। 1.4558 सबका आंसर है। आकृति ने शायद RF के बारे में बोला है। RM इज 1.4558, ठीक है ना। 1.4558 को 1.46 पकड़ लेते हैं, नो इश्यूज। तो दिस इज 1.46, ये 1.46 है, ये तो 1 है। और सिग्मा P क्या था, सिग्मा M क्या था, सब में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली अपने निकाल सकते हैं 1 प्लस 1.46 माइनस 1 इंटू 1.6223 by 0.9498, 1.6223 डिवाइड बाय 0.9498 इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, करें कैलकुलेट, 0.46 इंटू 1.6223 डिवाइड बाय 0.9498 इक्वल टू 0.7857 प्लस 1। तो दिस इज 1.7857 आ रहा है मेरा, तो मेरा 1.7857 आ रहा है, हाँ 1.7857। तो 1.7857 आया है। और अपना RP क्या था, RP था अपना 2.1825। तो 2.1825 में से लेस करें, 2.1825 माइनस 1.7857 इक्वल टू, तो 2.1825 माइनस 1.7857 इक्वल टू 0.3968। 0.3968 आंसर आ रहा है, 0.3968 आंसर। ओके, रिटर्न ड्यू टू नेट सिलेक्टिविटी 0.3968% आंसर, 0.4% बोल रहे, दैट्स ओके। एक बार चेक कर ले आंसर क्या है। पॉइंट 404% आया है, मेरा 0.3968 आया है। तो आप लोग इंडिविजुअली चेक कर लीजिएगा क्या हिसाब किताब है, ठीक है। ओके, अब सेकेंड पार्ट एम्बिगुअस है। सेकेंड पार्ट एम्बिगुअस है, सब जन ध्यान दीजिएगा। जब मेरे को आंसर नहीं पता था और मैं इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन जब आया था और मैं इसको देख रहा था तो मैं सरप्राइज्ड था। सुनिएगा प्लीज ठीक से, अब जो सुन रहा है उसको समझ में आएगा। What part of the monthly return is attributable to the higher risk assumed by the portfolio manager? तो हायर रिस्क को तो हम लोग वो मानते हैं ना, CML माइनस SML। जो ध्यान से सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे वो रिपीट बोलते जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है ध्यान से सुन लीजिए, बिकॉज 38 मिनट्स बीत गया है। मैं बोल रहा था कि CML माइनस SML से निकाला जाता है रिटर्न ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, बट SML में तो बीटा चाहिए और बीटा तो है नहीं। SML में बीटा चाहिए और बीटा तो है नहीं। अब कोई बोलेगा सर लिखा हुआ तो है कि द पोर्टफोलियो इज फुली डाइवर्सिफाइड, तो बीटा तो 1 मानना है। पर बीटा अगर 1 माने, कोरिलेशन 1 मानना है। अगर कोरिलेशन 1 मानेंगे, फुली डाइवर्सिफाइड का मतलब बीटा 1 नहीं होता है। फुली डाइवर्सिफाइड का मतलब कोरिलेशन 1 होता है। फुली डाइवर्सिफाइड का मतलब बीटा 1 नहीं, फुली डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कोरिलेशन 1। अगर कोरिलेशन 1 मानेंगे तब तो CML SML सेम हो गया। आई रिपीट, सब में बीटा नहीं पता है, तो बीटा का फॉर्मूला होता है R इंटू सिग्मा P बाई सिग्मा M। तो सर R नहीं पता, तो सर लिखा हुआ है ना फुली डाइवर्सिफाइड, डेफिनेटली तो फिर R 1 मानना चाहिए। बट R अगर 1 मानेंगे तब तो CML SML सेम हो गया।
तो CML SML सेम हो गया, तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है? 0। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सेकेंड पार्ट में कर दिया RP माइनस RM। क्या कर दिया है? RP माइनस RM, RP माइनस RM कर दिए, RP माइनस RM। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग इंस्टीट्यूट को जस्टिफाई करना चालू कर देंगे, सर उन्होंने ऐसा माना होगा। जैसे एक बच्चा क्या बोलेगा, सर इंस्टीट्यूट ने बीटा को 1 माना होगा। ठीक है, चल बेटा चल, इंस्टीट्यूट ने बीटा को 1 माना, तो इंस्टीट्यूट ने बीटा को 1 माना, पहले तो ये लॉजिक ही रॉन्ग है, बिकॉज फुली डाइवर्सिफाइड का मतलब बीटा 1 नहीं होता है। फुली डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कोरिलेशन इक्वल टू 1। खैर आपको करना क्या है, सेकेंड पार्ट ऑफ द सम में अगर रिपीट आ जाए तो RP माइनस RM करना है, RP माइनस RM। कैन आई गिव अ लॉजिक फॉर इट? नो, आई हैव गिवन यू द लॉजिक कि एक्चुअली होना चाहिए था RCML माइनस RSML। ठीक है, तो RP माइनस RM करना है सेकेंड पार्ट ऑफ द सम में। ओके, सो मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया इस सम में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में RP माइनस RM। ठीक, तो ये एक सम था जो आया हुआ है फार्माज मेजर से। उसके बाद नेक्स्ट सम, वंस अगेन ये सम रॉन्ग किया हुआ है इंस्टीट्यूट द्वारा, और अगर सेम सम रिपीट आएगा अपने रॉन्ग फॉलो करेंगे, और ये आपको समझ में आएगा बिकॉज ये कॉमन सेंस है, ये समझ में आएगा, कॉमन सेंस है। और मैंने तो पेपर आने के पहले जो सॉल्यूशन निकाला था, तो मेरा ऑब्वियसली सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन इनसे ज़्यादा लॉजिकल था, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो मिस्टर LX चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन अर्न 15% रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स और ऑन हिज ओन। खुद से इन्वेस्ट करेगा, 15% कमाएगा, किसी को फीस नहीं देना पड़ेगा, खुद का टाइम जाएगा केवल। He is considering a recently announced equity-based mutual fund scheme in which initial expense 6%, annual recurring expense 2%. ये सबका सुना हुआ है, initial expense, annual recurring. How much should the mutual fund earn to provide Mr. LX 15%? रात को अंधेरे में लोग इसका आंसर कर सकते हैं जो CA फाइनल में अपियर कर रहे हैं। 15 by 0.94 plus 2, 15 divided by 0.94 plus 2, 15 divided by 0.94 plus 2। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट आंसर। और अगर कोई पूछता है कैसे, तो इसका मतलब उसको CA फाइनल का एग्जाम देने का मन नहीं है। 15 by 0.94 plus 2 कोई पूछता है कैसे, इसका मतलब आपका विचार देने का नहीं है, आप बेटर रहेगा 1-2 टर्म और ले लो, उसके बाद दे देना। इंडिफरेंस पॉइंट का सम सदियों से क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, 15 by 0.94 plus 2, तो दैट इज इक्वल टू जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 17.96%। तो फर्स्ट पार्ट में कोई इशू नहीं था। इनफैक्ट एक बच्चा पिछले सम के बारे में क्या बोल रहा है, सब फुली डाइवर्सिफाइड में आर को तो +1 या -1 ले सकते हैं। बेवकूफ़ी का हाइट्स कर रहे हो अनमोल। ठीक है, अगर एक पोर्टफोलियो फुली डाइवर्सिफाइड है मतलब R = 1। ठीक है, कुछ भी मत बोल R = -1, R = -1 और +1, तो वहाँ बात करते थे जहाँ पे अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट MPT वाले पोर्शन में, ये CAPM का पोर्शन चल रहा है। एनीवेज, पानी पी लेता हूँ, सेकेंड पार्ट पढ़ लीजिए। तो मिस्टर LX 40 लाख रुपया कमाता है, उसके पास 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है पोर्टफोलियो। ही इज स्पेंडिंग 10% ऑफ हिज टाइम टू मैनेज द पोर्टफोलियो, यानी मार्केट को ऑब्जर्व करने में, चार्ट्स देखने में, ठीक है, खबर पता लगाने में, न्यूज़ देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, रेशियो एनालिसिस करने में, फंडामेंटल करने में, IV0 निकालने में, D1/RE - D करने में, गॉड नोज चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो इन दैट केस वो 10% समय लगाता है अपना। इफ़ ही स्पेंड्स हिज दिस टाइम ऑन प्रोफेशन, अगर उतने टाइम पे और क्लाइंट लोग का काम करता, हिज प्रोफेशनल इनकम विल गो अप इन द सेम प्रपोर्शन, यानी कि 40 लाख था तो 4 लाख बढ़ जाएगा। अब जो मैथ का माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गया है ना, वो बोलेगा नहीं सर 40 लाख तो 90% है, हम करेंगे 40/90 × 10। तो भाई ते कर, तेरे को जान पूछ के आ बैल मुझे मार करना है। वो बोल रहा है 10% बढ़ जाएगा तो 40 का 10% 4 लाख बढ़ जाएगा। मैं ये बताता हूँ किसका किसका क्या दिमाग फिरता है एग्जाम में बैठ के। ही इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट his entire portfolio into a multi-cap fund, assuming that the fund's NAV will grow at 13% per annum. केवल, बहुत खराब, फंड केवल 13% कमाएगा, समझ गए, अगर वो फंड में लगाता है तो। You are requested to advise Mr. LX whether he can invest the portfolio into multi-cap fund. If so, what is the net financial benefit? तो CA इंस्टीट्यूट ने सेकेंड पार्ट सॉल्व करते समय फर्स्ट पार्ट पे जो खर्चा लिखा हुआ था ना,
जो 6% 2% खर्चा लिखा हुआ था वो लोग भूल गए। वो लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते समय वो खर्चे को कंसिडर नहीं किए हैं। सर हम लोग को क्या करना है एग्ज़ाम में, ये सम आएगा तो आपको ऐसा ही करना है। सर नया सम आएगा तो क्या करना है, तो आपको 2 सॉल्यूशन देना है, एक गलत एक सही। आई रिपीट, ये सम आएगा तो आपको गलत सॉल्यूशन देना है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। नया सम आ जाएगा तो आपको 2 सॉल्यूशन देना है, गलत और सही। सर एग्जाम में तो समय रहता ही नहीं, आप 2 सॉल्यूशन करने बोल रहे हो, तो फिर यार लकी ड्रॉ करके जो तुमको देना है वो दे देना, मेरे पास और कोई हल नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए अपने तो सिंपल हिसाब है, 15% खुद कमा सकता था वो और 13% फंड कमाएगा, यानी कि 2% फंड में लॉस हो रहा है। 2% और 50 लाख, 2% और 50 लाख, कितना अमाउंट का लॉस हो रहा है? 2% और 50 लाख, 1 लाख रुपया का लॉस हो रहा है। अगर वो खुद के बजाय फंड में लगाता है तो 2% और 50 लाख, 1 लाख रुपये का लॉस हो रहा है। 1 लाख रुपये का लॉस हो रहा है, पर 10% ऑफ 40 लाख, 4 लाख का फायदा हो रहा है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा कमा पाएगा प्रोफेशनल इनकम, तो 4 लाख कमा पाएगा। 1 लाख रुपये का लॉस हो रहा है, कितने का गेन? 3 लाख का गेन। आर यू क्लियर? देख लीजिए, मैं एक बार शांत हूँ। सर अगर खुद इन्वेस्ट करता 15% कमाता, फंड में इन्वेस्ट करेगा तो 13% कमाएगा, तो 2% का नुकसान हो रहा है फंड में लगा के, तो 2% और 50 लाख, 1 लाख का नुकसान, करेक्ट। पर सर फंड में अगर लगाएगा तब तो टाइम बचेगा, तो अपना सीए का प्रैक्टिस करेगा, तो 10% ऑफ 40, 40 लाख कमाएगा, 4 लाख कमाएगा, तो 4 लाख का फायदा, 1 लाख का नुकसान, 3 लाख का फायदा। नेट फाइनेंशियल बेनिफिट 3 लाख, नेट फाइनेंशियल बेनिफिट 3 लाख, नेट फाइनेंशियल बेनिफिट 3 लाख। इसमें वो दोनों खर्चा कंसिडर नहीं किए हैं, 6% और 2%। विस्मृति ही जीवन सुधा है, वो होता है ना, अच्छा है मस्ती करो तुम लोग भी, ऐसे आएगा तो ऐसे ही करना, जबकि इतना स्टुपिडिटी है, ऊपर का सारा खर्चा भूल गए वो, ठीक है। तो 3 लाख इज द आंसर, एंजॉय। 3 लाख इज द आंसर, एंजॉय, ठीक है। 3 लाख इज द आंसर। ये 3 लाख सबको क्लियर है कि किसको बताने की जरूरत है? बिकॉज एक कॉमन सेंस पे था। 15 माइनस 13, 2%, 2% और 50, 1 लाख रुपया का घाटा है। आर्यन बोल रहा है फर्स्ट पार्ट बता दीजिए प्लीज। फर्स्ट पार्ट माने क्वेश्चन नंबर 1 बताने बोल रहे हो यार, वो तो फॉर्मूला बेस्ड है। R2 इज इक्वल टू R1/1 माइनस F प्लस, वो जो करते थे, कितना याद रखेंगे? तो छोड़ दो। Why did you join such a course? SFA में बोल रहे हो कितना याद रखेंगे, लॉ ऑडिट FR टैक्स में क्या होता है? अगर SFA में बोल रहे हो कितना याद रखेंगे, तो 1 लाख प्लस 3 लाख 4 लाख, सॉरी 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख इज द नेट फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है ना। और सिंस लोगों को कष्ट हो रहा है याद करने में, तो इसका जो लॉजिकली करेक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए था उसका केवल हिंट दे रहा हूँ, उसका केवल हिंट दे रहा हूँ। और हिंट के ऊपर किसी का मन हो तो मेरा जो नवंबर 19 का पेपर डिस्कस किया हुआ है ना, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, जिससे अपना समय ही बच जाए, बिकॉज लोगों को ऐसे ही भारी लग रहा है। उसमें क्या करना पड़ेगा कि 13% अपने कमा रहे हैं फंड में और 2% फंड का एनुअल एक्सपेंस है, तो एक्चुअली 13 माइनस 2 11% हो गया। आई रिपीट वंस अगेन, 13% फंड में कमा रहे हैं पर एनम और 2% पर एनम खर्चा है, तो 13 माइनस 2 11% फंड का रिटर्न मानना पड़ेगा। तो 15 माइनस 11 4% का लॉस होगा, 4%, समझ गए, 4% का लॉस होगा। उसके अलावा 50 लाख पे शुरू में 6% का नुकसान, 50 लाख लगाएंगे तो 6% का नुकसान, तो फंड में बहुत ज़्यादा नुकसान है पैसा लगा के। 4% तो वैसे एनुअल लॉस, और उसके अलावा 50 लाख का 6% एनुअल लॉस, और वहाँ पे 4 लाख का फायदा जो प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है। सर ठीक से नहीं बताया आप, ठीक से आप दूसरा वाला वीडियो देख लीजिए। और ऐसे भी ठीक से काम का क्या है, बिकॉज ठीक से तो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, समझ गए। चलिए, तो दिस वॉज अनदर सम। सबका चैट विजिबल है, सबका नाम ले नहीं सकता हूं मैं, आई एम रियली सॉरी। और सबका डाउट्स भी एड्रेस नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूं बहुत ज़्यादा इलैबोरेटली डिस्कस कर रहा हूं। मैंने किसी चीज़ में रश नहीं किया है। पहला मैंने बताया था, आज क्लास चालू होता है, इन्फॉर्मेशन रेशियो ट्रैकिंग एरर, बहुत बढ़िया से। उसके बाद मैंने बताया फार्मर्स मेजर ऑफ नेट सिलेक्टिविटी, बहुत बढ़िया से। और तीसरा ये कॉमन सेंस का सम था, ये थोड़ा फटाफट किया बिकॉज ये थोड़ा सा वैसे वर्बली था ना, कोई नोटेशंस वगैरह नहीं था। नेक्स्ट जो है वो है अपना ये वाला सम।
NAV का डिटेल्ड सम अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था, शायद मई 19 वाले पेपर में, ओल्ड या न्यू याद नहीं है। NAV का डिटेल्ड सम में 19 पेपर में आया था। तो सब में अपने को दिया हुआ है कि एक म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, सर्विस सेक्टर, IT कंपनीज में, रियल एस्टेट में, उनमें कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाता हूँ, क्या पता कोई कुछ बोलना चाह रहा है। 2 मिनट रुका हुआ हूँ, जिसको सम देखना है वो सम देख ले, और बाकी लोग जो कुछ पूछ सकते हैं। स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि वो स्क्रीन को चेंज नहीं करे, लोग देख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन को चेंज मत करना। आई एम लुकिंग एट द मैसेजेस, इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग यू कैन। धवल बोल रहा है कुछ लेके बैठा होगा ICAI। नो इलेक्ट्रिसिटी सर, नेट नॉट वर्किंग। यूट्यूब पे अपलोडेड होगा क्लास, डोंट वरी। कनिका आप अपना शिफ्ट कर जाओ, लॉ ऑडिट पढ़ लो अभी, फालतू फ्रस्ट्रेट होने के बजाय। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास अपलोडेड होगी। अमेंडमेंट क्लास कब होगा सर? कौन सा अमेंडमेंट क्लास? पागल हो गए हो क्या? अमेंडमेंट क्लास कुछ भी बोल रहे हो, ये क्या चल रहा है? ये जितना रिवीजन क्लास उसमें कराएं क्या है लास्ट 2 साल में? कौन सा अमेंडमेंट ये इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है? कुछ भी। सर एज टुडेज क्लास इज प्लीज क्लियर डाउट ऑफ इक्विटी। नो आई कांट। इस क्लास का एक एजेंडा है, वो एजेंडा है मर्जर और म्यूचुअल फंड। और आप डाउट भी क्या पूछ रहे हो? नोपैट में एक्चुअल टैक्स रेट यूज करना है या टैक्स रेट? नोपैट में हमेशा EB 18(1) करते हैं, उस एम्बिगुअस सम को छोड़ के, जो एम्बिगुअस सम मैंने डाल रखा है। ठीक है, जो आया था। मेरा मैसेज आ रहा है क्या? हाँ, तुम्हारा मैसेज आ रहा है। ओके, चलिए। लोग बोल रहे हैं सर आगे बढ़िए, लोग टाइम पास कर रहे हैं। चलिए, ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। शेयर्स वाला पार्ट, बॉन्ड वाला पार्ट, लिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड बॉन्ड, ध्यान से देख लीजिएगा। बस शेयर्स है, बॉन्ड है। नंबर 1 शेयर्स, नंबर 2 बॉन्ड, नंबर 3 नंबर ऑफ यूनिट्स, जिससे डिवाइड करेंगे तो NAV पर यूनिट आएगा। एक्सपेंसेस पेएबल, वो एसेट्स में से लायबिलिटी लेस होके नेट एसेट वैल्यू आता है ना, तो एक्सपेंसेस पेएबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी अपना एसेट है। मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑन लिस्टेड बॉन्ड, ध्यान दीजिए 8.842%। मार्केट्स एक्सपेक्टेशंस ऑन लिस्टेड बॉन्ड। सो जो लिस्टेड बॉन्ड था वो 14% बॉन्ड था। 8,000 इंटू 15,000, 12 करोड़ फेस वैल्यू। आराम से सुनिएगा, जो लिस्टेड बॉन्ड है 8,000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, 15,000 फेस वैल्यू सबका, तो 8,000 इंटू 15,000, 12 करोड़ फेस वैल्यू है। तो उसका कूपन क्या हुआ? 14% ऑफ 12 करोड़। जो ठीक से नहीं सुनेगा वो रिपीट बोलता रहेगा, बहुत इजी चीज़ बोल रहा हूँ। लिस्टेड बॉन्ड से कूपन क्या है? 14% ऑफ 12 करोड़। उसका कोई मेच्योरिटी ये सब तो दिया हुआ नहीं है, तो जाहिर है मानना पड़ेगा परपेचुअल बॉन्ड है। तो परपेचुअल बॉन्ड का वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेचुअल बॉन्ड का वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, सबको पता है, A/I। परपेचुअल बॉन्ड का वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है? A/I। A क्या होता है? कूपन अमाउंट, और I होता है यील्ड। A/I। तो 14% ऑफ 12 करोड़ डिवाइड बाय 0.00842 निकालिए। 14% ऑफ 12 करोड़ डिवाइड बाय 0.00842। 14% ऑफ 12 करोड़ डिवाइड बाय 0.00842, ये आ रहा है, 1 मिनट मेरे से गलती हो गया। 14% ऑफ 12 करोड़ डिवाइड बाय 0.08842, 19, ये 19 आ रहा है क्या? 19 आ रहा है, मैंने भूल के 0.00 बोल दिया था, 0.08842 ना, 19 पॉइंट कुछ आ रहा है, 19.00023 आ रहा है मेरा शायद, 19.00023 डिवाइड करते समय 0.08842 मैंने 0.00 बोल दिया था, 19.00023 आ रहा है। यस, फॉरेक्स और डेरिवेटिव की क्लास भी यूट्यूब पे अपलोड होगी। तानिया प्लीज़ अभी ध्यान दीजिए क्या चल रहा है। तो 14% ऑफ 12 करोड़ डिवाइड बाय 0.08842,
तो 19 करोड़ आ रहा है, 19 करोड़। तो मैं मान रहा हूँ 19 करोड़ सबको क्लियर है। 14% ऑफ 12 करोड़ डिवाइड बाय 0.08842 ए बाय आई। ए माने कूपन अमाउंट, आई माने यील्ड, वैल्यू ऑफ अ परपेचुअल बॉन्ड। ओके, तो 19 करोड़ बॉन्ड, लिस्टेड बॉन्ड का वैल्यू है। अनलिस्टेड बॉन्ड का तो मार्केट वैल्यू पता नहीं होगा, तो वैल्यू एट कॉस्ट, तो 7 करोड़ ले लेंगे। तो अपने को बॉन्ड का वैल्यूएशन आ गया है 19 करोड़ और 7 करोड़ बॉन्ड का वैल्यूएशन आ गया है। ठीक है, अब एलेक्स वाले क्वेश्चन में आयुषी मैं भी जा नहीं सकता हूं, आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आई कांट गो इनटू इट। इस तरह से अगर इंडिविजुअल डाउट क्लियर किए पूरे क्लास का रिदम खराब हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी आयुषी, आप टेलीग्राम पे डाउट पूछ लीजिएगा, या तो ग्रुप पे या अलग से मेरे नंबर पे भेज के टेलीग्राम पे। उसके बाद अब अपने नीचे जा रहे डेटा में, तो डेटा में जो नीचे गए, ओके मैं अपने आप को पूरा, हाँ ठीक है, उसमें कितना इजी डेटा दिया है। हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर का इंडेक्स जो होता है ना, जैसे फार्मा इंडेक्स, कंस्ट्रक्शन इंडेक्स, सर्विस इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, उन सब का इंडेक्स क्या था ऑन द परचेज डेट, और उनका इंडेक्स आज क्या है दिया हुआ है। यानी फार्मा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सर्विस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आईटी कहाँ से कहाँ, रियल एस्टेट कहाँ से कहाँ, सबको पता है यूनिटरी मेथड लगाना है। तो जाहिर है इन सब का वैल्यूएशन ऊपर से किया जाएगा। अब कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ तो बोलेगा सर इसका मतलब अपने एज्यूम कर रहे हैं, सर इसका मतलब अपने एज्यूम कर रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसा लगाया था वो इंडेक्स में लगाया था। हाँ आपने एज्यूम कर रहे हैं, सही बोला तुमने, हाँ एज्यूम कर रहे हैं। सर क्या ये एजम्पशन एग्जाम में लिखना पड़ेगा? नहीं सर, मेरा लिखने का मन है तो लिख देना, ठीक है ना। तो जाहिर है अपने को करना पड़ेगा 79 इंटू 465/260, 31 इंटू 450/210, 56 इंटू 480/275, 3.5 इंटू 495/240। समझ गए? सबका वैल्यूएशन हो जाएगा। तो सबका वैल्यूएशन हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया, पूरे बॉन्ड का वैल्यूएशन हो गया, उसमें कैश ऐड कर दिए और एक्सपेंस पेएबल लेस कर दिए, तो अपना नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड आ गया। आई रिपीट, इक्विटी का वैल्यू हो गया, बॉन्ड का वैल्यू हो गया, कैश ऐड कर दिए, एक्सपेंस पेएबल लेस कर दिए, तो नेट एसेट वैल्यू आ गया। नीचे क्या लिखा है? द फंड हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, इनकर्ड अक्रूवल बेसिस। कंसल्टेंसी मैनेजमेंट फीस जो फंड मैनेजर्स को 480 लाख 4.8 करोड़, ऑफिस एक्सपेंस 1.5 करोड़, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 0.38 करोड़। ओके, ये खर्चे हैं जो लगे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनएवी ऑफ द फंड, तो हो गया ना एनएवी ऑफ द फंड, जो इक्विटी का वैल्यू निकाले, जो बॉन्ड का वैल्यू निकाले, प्लस कैश माइनस एक्सपेंस पेएबल। इक्विटी का वैल्यू, बॉन्ड का वैल्यू प्लस कैश माइनस एक्सपेंस पेएबल, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। पागल हो गए, इसको बोलते हैं पागल हो गए। एनएवी का अलग मार्क्स, एनएवी पर यूनिट का निकालने का अलग मार्क्स, ठीक है। थर्ड पार्ट, इफ द पीरियड ऑफ कंसिडरेशन इज 2 years and the fund has distributed ₹3 per unit per year as cash dividend, ascertain the net return annualized। तो ये पूरा 2 साल बीत गया है जब से फंड चालू हुआ था तब से अभी तक, और फंड ने 3-3 रुपया यानी 6 रुपया 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, तो बताइए नेट रिटर्न क्या है? आपको पता है म्यूचुअल फंड चैप्टर में नेट रिटर्न ये सब निकालने के लिए हमेशा सिंपल इंटरेस्ट वाला मेथड लगाते हैं कि भाई क्या कमाया डिवाइड बाय क्या लगाया था, क्या कमाया डिवाइड बाय बिगिनिंग एनएवी, द होल इंटू 100 इंटू क्या बोलते हैं इंटू हाफ करेंगे यहाँ पे, बिकॉज 2 साल में उतना कमाया ना, तो 2 साल में क्या कमाया डिवाइड बाय क्या लगाया था, द होल इंटू 100 इंटू 1/2। ठीक है, यानी कि पावर ये सब से नहीं करते हैं, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, ये लोग हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से करते हैं म्यूचुअल फंड चैप्टर। क्योंकि म्यूचुअल फंड किसके लिए है? नॉर्मल इंसान के लिए, वो पावर टावर समझेगा नहीं। तो म्यूचुअल फंड में टोटल इनकम जो कमाया डिवाइड बाय बिगिनिंग में जो था इंटू 100 इंटू 1/2। आई होप इट इज क्लियर। तो समबडी विल टेल मी सर आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो से क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, आंसर मैच नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सर आप तो केवल आंसर मैच कराते रहते। एकदम सही बोला तुमने, सही पकड़ा, मैं आंसर मैच कराता रहता हूं बिकॉज मेरे को पता है मैं सीए फाइनल एसएफएम पढ़ाने के लिए यहां बैठा हूं, ठीक है ना। ओके, तो अकॉर्डिंगली फंड में कितना पैसा शुरू में लगा था चेक करें। तो अगर आप ऐड करेंगे तो 79 + 31 110, और ये 56 और 34 90 200 210, और 12 और 7 229, ठीक है। 229 करीब लगा था, ठीक है, 229 करीब लगा था।
और लास्ट में एनएवी क्या आया था वो देख लेंगे अपने। चलिए चेक करते एक बार, सॉल्यूशन के थ्रू देख रहे हैं। पहला वाला पार्ट ठीक है, सारा इक्विटी का वैल्यू निकाला, लिस्टेड बॉन्ड का वैल्यू निकाला 12%, 14% और 12 करोड़ बाई 0.0884 19 करोड़। अनलिस्टेड बॉन्ड कॉपी किया, कैश ऐड किया, एक्सपेंस पेबल, तो एनएवी आया 415.665। ठीक है, एनएवी पर यूनिट निकाल दिया 98.97। ठीक है, अब जब इसको वो निकालना है तो ये निकाला, शुरू में कितना पैसा लगाए थे 210 और 19 229 करोड़, हम लोग भी निकाले थे 229 करोड़ और 4.2 करोड़ यूनिट्स था। तो एनएवी पर यूनिट शुरू में क्या था 54.52, तो एनएवी 54.52 है। अपने अपने स्टाइल से करते हैं और बाद में 98.97 है। तो अपना होल्डिंग पीरियड यील्ड का क्या फॉर्मूला है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एनएवी एंड माइनस एनएवी बिगिनिंग डिवाइड बाय एनएवी बिगिनिंग इनटू 100। हम लोग हमेशा होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऐसे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एंडिंग एनएवी माइनस बिगिनिंग एनएवी बाय बिगिनिंग एनएवी इनटू 100। तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 साल में 6 रुपया हुआ है और एंडिंग एनएवी क्या है 98.97 प्लस 98.97 माइनस बिगिनिंग एनएवी क्या है 54.52 माइनस 54.52 होल डिवाइड बाय 54.52 होल इंटू 100। ओके, मैंने 6 रुपया कहाँ से लिया है 2 साल का, 3 इंटू 2 6 रुपया। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली 6 प्लस 98.97 माइनस 54.52 बाई 54.52 कैलकुलेट करें। 98.87 था कि 97, एक सेकेंड, 97 था, मैंने गलती लिखा है, 98.97 था। 98.97 माइनस 54.52 आप लोग का आंसर आ गया, मैं निकाल रहा हूँ, प्लस 6 डिवाइड बाय, ये मेरा आ रहा है 50.45 50.45 अर्न किए, डिवाइड बाय 54.52 डिवाइड बाय 54.52 इंटू 100। 92.53%, 92.53% आंसर नहीं है, 2 साल का है। 92.53% for 2 years, for 2 years, that is per annum क्या हो गया, divide by 2, 46.27% per annum, 46.27% annualized return, 46.27% annualized return। मोनिका बोल रही है नो सॉरी सर, आ गया समझ में। ओके ठीक है, अच्छा है, बिकॉज कुछ डिफिकल्ट नहीं था, केवल इसको बहुत लिख के नहीं कराया। अब लिख के करते तो क्या करते, पूरा का पूरा सारा ये वाला पार्ट करना पड़ता। कोई सोचेगा ना कि लिख के नहीं कराया, तो ये पूरा का पूरा पार्ट फिर करना पड़ता अपने को। देखो ये जो सारा निकाले हैं ना, वो सारा अपने को निकालना पड़ता। ये फार्मास्यूटिकल का दिस इंटू दिस बाई दिस, दिस इंटू दिस बाई दिस, तो ये करने में कोई सेंस नहीं था। तो आई डोंट थिंक लॉजिकल इंसान कोई को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रिटर्न अपना है 46 पॉइंट, अपना क्या है, सॉरी तो अपना जो रिटर्न आया है वो आया है 46.27%। ठीक है, 46.27%। अमित पांडे क्या बोल रहे सर, क्वेश्चन नहीं है प्लीज़, 0.8842 कैसे आया ये बता दीजिए। सब में दिया हुआ था 0.08842, 8.842% यील्ड था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। वैसे May 19 का सम है ओल्ड सिलेबस का, ये रहा 8.842। अमित पांडे जी देख लीजिए, ये रहा 8.842% यील्ड है बॉन्ड का। तो हमने A/I फॉर्मूला लगाया था, उससे आया था। वे कैन आई गेट दिस शीट, SSCI टेलीग्राम चैनल पे शेयर्ड है। उसके अलावा SSCI वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में, SSCI वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में, SSCI वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में। अमित पांडे जी आपको दिख गया है ना, बिकॉज आपका 2 बार वही क्वेश्चन आया है कि 8.842 कैसे आए। ये रहा 8.842 आपके सामने है।
मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन लिस्टेड बॉन्ड। सेकेंड वाला रिपीट कर दीजिए, कौन सा सेकेंड वाला? एनएवी पर यूनिट, वो तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करना था। 2 years का रिटर्न, एंडिंग एनएवी माइनस बिगनिंग एनएवी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय बिगनिंग एनएवी इंटू 100। 2 साल का निकाल के डिवाइड बाय 2। उसमें अनकंफर्टेबलनेस थोड़ा सा लगेगा ही। क्यों लगेगा? क्योंकि लिख के सॉल्व नहीं किए ना पूरा, ये फिगर्स डायरेक्टली उठा लिए हैं, ठीक है, लिख के सॉल्व नहीं किए, इसलिए थोड़ा सा वैसे लगेगा। तो लिख के सॉल्व करेंगे तो फिर यही करते रह जाएंगे। इट्स अ नॉर्मल क्लास, नॉट अ रिव्यू क्लास एट ऑल, ठीक है। लास्ट पार्ट इंस्टीट्यूट तो सॉल्व करना ही भूल गया। एसरटेन द एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि अपना एक्सपेंस क्या लगा है डिवाइडेड बाय एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनटू 100। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनटू 100। तो एक्सपेंस रेशियो अपने को निकालना है। तो अगर अपने एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस जो दिया हुआ था, अभी मैं डाउट्स नहीं देख रहा हूँ, ये एक्सपेंसेस दिया हुआ देख लीजिए। 4.8 प्लस 1.5 6.3 हो गया, प्लस 0.38 6.68 करोड़ एक्सपेंस है। 4.8 प्लस 1.5, ठीक है, 6.3 प्लस 0.38, तो 6.68 करोड़ अपना एक्सपेंस है। 6.68। पुष्पेंद्र बोल रहा है आगे चलें, ठीक है। तो देखिए कितने सारे लोग होते हैं, जो लोग सोच रहे होंगे स्लो कर रहा हूँ, तो ऐसे भी लोग होते हैं ना। पुष्पेंद्र बोल रहा है आगे चलें, ठीक है। तो कैसे मैनेज करें? केवल पुष्पेंद्र को या केवल अमित पांडे को तो पढ़ा रहे नहीं है, सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 6.68 करोड़ जो है वो टोटल एक्सपेंस है, पर ये तो 2 साल का है 6.68 करोड़। तो 2 साल का एक्सपेंस रेशियो निकालते हैं। तो 6.68 करोड़ और जो अपना बिगिनिंग और एंडिंग एनएवी था, नॉट पर यूनिट, तो बिगिनिंग एनएवी था 229 करोड़ मान सकते हैं बिगिनिंग, 229 करोड़। और जो एंडिंग एनएवी है, एंडिंग एनएवी वो है 415.665 करोड़। तो एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट से डिवाइड होगा। जो बिगिनिंग एनएवी है वो 229 और जो एंडिंग एनएवी है वो 415.665। ये एनएवी पर यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, एनएवी करोड़ों में बोल रहा हूँ, बिकॉज डिवाइड होगा एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। बाई चांस कोई बंदा समझ रहा नहीं होगा तो पहले समझा दूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और जो हड़बड़ी दिखाया उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप 10 करोड़ रुपया पूरे साल भर मैनेज करते हैं, ये मैनेज करने में आपका खर्चा लगता है, आपका कुछ सैलरी देना पड़ता है, आपका कुछ मार्केटिंग कॉस्ट लगता है, कुछ बिजली बत्ती पानी सब लगता है, वो सारा खर्चा वो आप इन्वेस्टर से चार्ज करते हैं। तो आपका खर्चा डिवाइडेड बाय आपने कितना फंड मैनेज किया इंटू 100। पर फंड जो मैनेज किया वो तो चेंज होता रहता है। तो ओपनिंग अलग फंड था 229 करोड़, क्लोजिंग फंड अलग है 415 करोड़, तो 229 415 बहुत डिफरेंस है। तो अपने को एवरेज फंड लेना पड़ेगा, एवरेज फंड जो मैनेज किया, ठीक है ना। अब इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, बिकॉज लॉजिकली स्पीकिंग अगर अपने बिगिनिंग फंड को 229 करोड़ मान रहे हैं जिसमें कैश नहीं लिए हैं, तो अपने को एंडिंग वाले में भी वैसे ये दोनों ही लेना चाहिए। क्या बोलते हैं, ये कैश के पहले यानी 419.165 में 1.5 हटा के 417 पॉइंट या 416 पॉइंट कुछ लेना चाहिए। पर वेदर 415 लेगा या 419 लेगा ये तो पता नहीं चलेगा ना, जब तक इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने सॉल्यूशन ही नहीं दिया है, तो उन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। तो मैं सिंपल एवरेज कर रहा हूँ 415.665 का और 229 का। इसमें डाउट आने वाले लोगों का कि सर 229 में तो कैश लिया नहीं, तो आपने, बिकॉज ओपनिंग कैश हमको पता थोड़ी था क्या था ओपनिंग कैश बैलेंस, में लूँ कैसे। तो टोटल एक्सपेंस, उसके बाद एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो उसके बाद एक्सपेंस रेशियो x बाय वाई इंटू 100। ये जो आया ये आया फॉर 2 years, फॉर 2 years, दैट इज इतना पर एनम। ये फॉर्मेट है। टोटल एक्सपेंस तो तीनों का टोटल मैंने कुछ निकाला था ना, 6.68 करोड़, शायद ये 6.68 करोड़ था। टोटल एक्सपेंस 6.68 करोड़ था, मेरे को तो ये याद आ रहा है।
अब ये भी गलती हो गया होगा तो लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं, सर यू डिड रॉन्ग। चेक कर लेते हैं। 4.8 प्लस 1.5 6.3 प्लस 0.38 6.68 करोड़। एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स लोग 322 करोड़ का ही बोल रहे हैं। एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पीपल आर सेइंग 322.3325 3325 ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज, मैं वो लिख दे रहा हूँ 3325। तो ये कितना आ रहा है? तुषार बोल रहा है प्लीज़ नेक्स्ट सम। तो तुषार तुम थोड़ा रुक जाओ, ठीक है? इतने हड़बड़ी में हो ना, तुम्हारे स्पीड से हम मैच नहीं कर पा रहे, ठीक है? बीच में लॉ का एक थियरी याद कर लो, डिवाइड बाय 322.3325, और या फिर यूट्यूब पे देख लेना, फास्ट स्पीड करके बेटर रहेगा, इनटू 100, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, मैं भागूं कैसे? 2.07% ये आया, दैट इज 1.035% पर एनम। तो मेरा ये आंसर आया 2.07% फॉर 2 years, 1.035% फॉर पर एनम, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। चलिए, तो दे वेर ऑल द सॉरी ये नए नए सम्स थे म्यूचुअल फंड के। एक दो सम लोड पे था, वो सिंपल है, लोड पे निकालना, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, पीपल कैन डू देमसेल्व्स, ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी विल एंड एज फार एज म्यूचुअल फंड इज कंसर्न्ड। म्यूचुअल फंड का जो मेरा, ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअल फंड का एक क्लास अमेंडमेंट बोल के वो यूट्यूब पे भी चढ़ाया हुआ है, म्यूचुअल फंड का अमेंडमेंट बोल के यूट्यूब पे भी चढ़ाया हुआ है, ठीक है? और वो जो प्रोवाइज में SSCI में जो लोग क्लासेस करते हैं, तो वो क्लासेस के अंदर भी दिया, वही वाली क्लास जो यूट्यूब पे चढ़ाई हुई है, उसी में मैंने इन्फॉर्मेशन रेशियो, ट्रैकिंग एरर, ये सब करवाया है। तो आप आराम से भी देख सकते हैं, आपका मन हो तो। वैसे अच्छा खासा अभी कवर करा दिया है। अब अपने मर्जर में एंटर कर रहे हैं। मर्जर में गुड न्यूज़ ये है कि कुछ भी नया नहीं दे रहे हैं ये लोग। सर कुछ भी नया देंगे नहीं क्या? ऐसा तो कोई नहीं जानता है, पर मर्जर में दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग न्यू, ठीक है? मर्जर सर म्यूचुअल फंड में इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता है क्या? ऐसा तो कोई पैदा नहीं हुआ जो बोल दे, बाहर का बात ही नहीं है, ठीक है? स्काई इज द लिमिट, एनीथिंग कैन कम, बट रीजनेबली व्हाट वी हैव डन इन क्लास टुगेदर विथ ऑल दिस इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। कोई कॉमन सेंस लगाए तो टैकल कर सकता है। चलिए, मर्जर वाले टॉपिक में सबसे बड़ा दिक्कत जो आज तक हुआ है वो ये है कि सर वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म कैसे निकालें, VAB, या फिर प्राइस आफ्टर मर्जर कैसे निकालें, PAB। ये सबसे बड़ा दिक्कत CA इंस्टीट्यूट में रहा है। और ज़्यादातर सम्स में क्या किया हुआ है? P रेशियो इंटू EPS, और P रेशियो क्या मान ली है? सेम एज अर्लियर, यानी बूटस्ट्रैप। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो बंदा कर नहीं रखा है, रिवाइज नहीं कर रखा है, तो क्या कर सकता हूँ? व्हाट इज मर्जर तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना? मर्जर का टॉपिक का रिव्यू कर रहे हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू हैव अ कॉमन सेंस आइडिया ऑफ इट। तो एनीबडी एक्सपेक्टिंग व्हाट इज मर्जर से स्टार्ट होगा, ही इज टोटली फूलिंग हिमसेल्फ एंड अस। तो मर्जर में हाउ डू यू कैलकुलेट द पोस्ट मर्जर वैल्यू और द प्राइस आफ्टर मर्जर? इट्स अ वेरी वेरी डाइसी थिंग। और वो निकालने का एक तरीका होता है P रेशियो इंटू EPS, और P रेशियो आफ्टर मर्जर दिया नहीं रहता है, तो अपने मान लेते हैं बूटस्ट्रैप, नाम तो सुना होगा, ओके? अपने बूटस्ट्रैप मान लेते हैं कि बूटस्ट्रैप यानी P रेशियो सेम रहेगा। ऐसा अनगिनत सम में किया हुआ है, पर कुछ एक सम जो डेंजरस होते हैं उसमें VAB किया रहता है VA प्लस VB। कुछ डेंजरस सम में VAB किया हुआ है VA प्लस VB। वो इक्का दुक्का जो डेंजरस सम है उनको साइड करना जरूरी है, बिकॉज वहाँ पे सम में पैट A प्लस पैट B की तरह से नहीं किया, VA प्लस VB कर दिया, मैंने वैल्यू ऑफ सिनर्जी इक्वल टू 0 के हिसाब से कर दिया। तो जो सम में ऐसा है, जैसे सिंपल और डिम्पल वाले सम में ऐसा है, ठीक है, वो सम को साइड कर लेना चाहिए। आप मैसेज में क्या लिख रहे हो मैं देख रहा नहीं हूँ, बिकॉज मेरा एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है रिगार्डिंग मेरे को क्या बताना है जो सिंसियर स्टूडेंट है उसको, ठीक है ना? हाउ डू यू कैलकुलेट द पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, ईदर विद द हेल्प ऑफ P रेशियो बूटस्ट्रैप और विद द हेल्प ऑफ VA प्लस VB। मोस्ट ऑफ द सम्स आर डन बेस्ड ऑन दिस,
but one or two sums are done based on this. Recently, a sum which came in the exam was done based on this, and that was really dangerous because how will people remember this? मतलब लोगों को कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम रहती है तो 2 सॉल्यूशन दे के आ जाना चाहिए नए सम्स में, और पुराना सम रिपीटेड है तो आपका किया हुआ रहना चाहिए जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ मेरे को ऐसा करना है. ठीक है, चलिए सम पे चलते हो. तो अपने सम पे चल रहे हैं. जस्ट 1 सेकेंड, आई एम गोइंग टू द सम. या दिस इज द सम. कौन से टर्म का मेरे को याद नहीं है. मई 19 या नवंबर 19 का सम है, और इस सम में देखने में आसान है, अरे यार वही तो 2 कॉलम दिया हुआ है, डे लिमिटेड नाइट लिमिटेड. ठीक है, बट सम जब एक्चुअली अटेम्प्ट करेगा तो इंसान गलती कर सकता है. सम डेंजरस क्यों है? देखने वाइज नहीं, सम डेंजरस है राइट करने वाइज. ठीक है ना, मैं मैसेजेस को अभी नहीं देख रहा हूँ, आई एम टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉट आई नीड टू डिलीवर. ठीक है ना, एवरी मिनट इज प्रेशियस फॉर पीपल एंड आई नो दिस वेरी. मेरे माइंड में जुलाई अगस्त में जो बैठने वाले हैं वो लोग हैं. तो सर हम लोग का 2021 में ड्यू है, हम लोग नहीं है क्या? नहीं है भाई, तुम लोग दिल में हो. अभी माइंड में वो लोग हैं जो लोग जुलाई अगस्त में बैठने वाले हैं, उनका टाइम बचाना है मेरे को. तो अर्निंग्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली ईपीएस आ जाएगा. पी रेशियो टेबल के बाहर दिया हुआ है 20 एंड 15 टाइम्स, तो पी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्राइस आ जाएगा. तो जो नॉर्मल बच्चा है वो टेबल बनाना चालू कर देगा. आपने भी चालू कर दे, टेबल बनाना चालू करें. डे लिमिटेड फर्म ए हो गया, नाइट लिमिटेड फर्म बी हो गया. पैट दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, ईपीएस आ जाएगा, पीई रेशियो दिया हुआ है, शेयर प्राइस आ जाएगा, सॉरी, और वैल्यू भी आ जाएगा. वैल्यू माने मार्केट कैप. ठीक है ना. तो क्या फिगर्स था? किसी को लग रहा है टाइम वेस्टेज? कांट हेल्प, बिकॉज फिगर्स के बिना मैं बोलते जाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा. 5 करोड़, 3.5 करोड़, और ये क्या है 0.1 करोड़. ठीक है, लैक्स में कर लेते हैं. 500 लाख, और ये 350 लाख, और 10 लाख, 7 लाख. 500 लाख, दिस इज 500 लाख, दिस इज 350 लाख, दिस इज 10 लाख, दिस इज 7 लाख. ठीक है ना. अब होना ही था वो. तो लोग बोल रहे हैं ब्रेक दे दीजिए. हाँ, तुम ब्रेक ही लो भाई, तुम ब्रेक ले लो ना यूट्यूब से, बाकी पोर्शन सुन लेना जो ब्रेक छूट जाए. 500 बाई 10 50, 350 बाई 7 50. पी रेशियो क्या था 20 एंड 15, तो इसका हो गया 1000, इसका हो गया 750. वैल्यू 1000 इंटू 10, तो इसका वैल्यू 10,000 लाख, और 750 इंटू 7, 750 इंटू 7 इक्वल टू 5250 लैक्स. 5250 लैक्स. तो ये मार्केट कैप हो गया. 10,000 लाख, 5250 लैक्स. ठीक है, दीज आर द मार्केट कैप. ये मार्केट कैप है दोनों का. अब डे लिमिटेड कंसिडर्स टेकिंग ओवर नाइट लिमिटेड. ठीक है, तो अपने हमेशा एक्वायरिंग फर्म को ये बोलते हैं जो एक्वायर करने वाला है, टारगेट फर्म को बी. बाय पेइंग 55 करोड़ कंसिडरिंग दैट द मार्केट प्राइस ऑफ नाइट लिमिटेड रिफ्लेक्ट्स इट ट्रू वैल्यू. परचेज कंसिडरेशन 55 करोड़ है, और वैसे इसका वैल्यू क्या आया है नाइट का 52.5 करोड़. उसको 55 करोड़ दे रहे हैं, 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा, 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं. इट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस. नंबर 1 कैश डील, नंबर 2 स्टॉक डील. कैश डील, स्टॉक डील आपको दिख रहा होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द टेक ओवर एंड एडवाइज डे लिमिटेड ऑन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. कॉस्ट ऑफ द टेक ओवर एंड एडवाइज डे लिमिटेड ऑन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो कॉस्ट ऑफ द टेक ओवर बने ट्रू कॉस्ट, क्लास में चेप के कराया हुआ है. ट्रू कॉस्ट, ट्रू कॉस्ट मतलब एनपीवी टू बी. ट्रू कॉस्ट मतलब एनपीवी टू बी. तो कैश डील में एनपीवी टू बी क्या है 55 करोड़ मिला, 52.5 करोड़ के बदले 2.5 करोड़ इज द आंसर. ओके, ट्रू कॉस्ट टू ए मतलब एनपीवी टू बी कर रहा हूँ, ऑल्दो लिख के कराने का कुछ है नहीं. ट्रू कॉस्ट टू ए इक्वल टू एनपीवी
टू बी इक्वल टू कैश पीसी माइनस वीबी इक्वल टू 55 करोड़ माइनस 52.5 करोड़ इक्वल टू 2.5 करोड़ आंसर। ओके, बी को जो एक्स्ट्रा दिए वो ए के लिए ट्रू कॉस्ट है। वैसे तो 55 करोड़ ए के लिए कॉस्ट है, फिर पूछेगा क्या? कोई बोलेगा सर ट्रू कॉस्ट लिखा हुआ नहीं था, तो दे दे तो आंसर 55 करोड़। ऑब्वियसली जब पूछ रहा है कॉस्ट तो बोलना चाह रहा है ट्रू कॉस्ट क्या है। सही मायने में ए ने क्या लूज़ किया है? ए ने 52.5 का चीज़ को 55 पे लिया है। ठीक है, कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स हु बिकेम बिग, माने बिग हार्ट बाय एक्वायरिंग लैंड रोवर, ठीक है, एंड जैगुआर, व्हाट डिड इट डू? उन्होंने एक 50-50 करोड़ का कंपनी 450 करोड़ ने बाई किया एंड द कंपनी सैडल्ड विथ डेट। ठीक है, दैट्स वाई द शेयर प्राइस वेंट सो डाउन। अभी जो उठ रहा है वो एक अलग बात है, दैट्स अ टेक्निकल करेक्शन, बट दैट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव एक्विजिशन करना जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्ट के इंडिया को बड़ा होना है, डजंट मेक सेंस। यू कैन नॉट टेक टू मच ऑफ डेट, यू आर बर्डनिंग योर शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये लोग 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा दिए। 2.5 करोड़ जो है दैट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू ए, 2.5 करोड़। अब अपने को जो स्टॉक डील में निकालना है तो इसके लिए एनपीवी टू बी निकालना है। एनपीवी टू बी निकालने के लिए अपने करते थे आर इंटू पी ए बी माइनस पी बी द होल इंटू एन बी, जिसको सिंबल्स पसंद है। बिकॉज बी जो है उसका शेयर का दाम क्या है? पी बी। बी का शेयर का दाम पी बी है 750। बी को ए का शेयर मिलेगा, पर कितना शेयर मिलेगा? 1 के बदले आर। बी को ए का शेयर मिलेगा, पर कितना शेयर मिलेगा? 1 के बदले आर। तो इन दैट केस एक्सचेंज रेशियो इनटू पी ए बी, आप लोग को तो पता ही होगा, पोस्ट मर्जर इक्विवेलेंट प्राइस माइनस पी बी द होल इनटू एन बी। फर्म बी के लिए पोस्ट मर्जर प्राइस क्या होता है? इक्विवेलेंट। और भी तरीके से बता दूंगा, ये एक तरीका है, जैसे क्लास में बहुत जन को सूटेबल लगता है। अभी सिंबल्स लिख रहे हैं तो ख़राब लग रहा होगा। तो मेरे को पोस्ट मर्जर प्राइस निकालना है। अब पोस्ट मर्जर प्राइस में कैसे निकालूं? वेरी डिफिकल्ट। तो पहले तो पता लगाते हैं कि कितना उसको दिया गया शेयर्स। तो उसको 55 करोड़ रुपया दिया गया शेयर्स के फॉर्म में। हमारे शेयर का दाम क्या था? 1000। तो जाहिर है 55 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 नंबर ऑफ शेयर जो उसको इशू किए। तो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू बी, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू बी इक्वल टू 55 करोड़ डिवाइड बाय 1000, 5500 डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूँ, 5500 लाख डिवाइड बाय 1000। तो कितना आ रहा है? 5.5 लाख शेयर्स। 5.5 लाख शेयर्स उसको इशू किया गया है ना। उसको 55 करोड़ दिया गया, 1000 रुपये अपना दाम था। तो मैं तुमको 55 करोड़ दूंगा अपने शेयर्स के फॉर्म में। मेरे शेयर का दाम 1000 रुपया था, तो 5500 बाय 1000, 5.5 लाख शेयर इशू किया गया। तो टोटल शेयर्स कितना हो गया? टोटल शेयर्स कितना हो गया? अपना शेयर था आई थिंक 10 लाख और उसको दिए 5.5 लाख। टोटल शेयर्स हो गया 15.5 लाख। टोटल शेयर 15.5 लाख हो गया। टोटल शेयर 15.5 लाख हो गया। अब बात है कि अब दो तरह से सम कर सकते थे। एक तरीका, सर पैट पता है 5 करोड़ 3.5 करोड़, तो पैट को ऐड कर देते हैं तो टोटल अर्निंग्स आ गया। टोटल अर्निंग बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर ईपीएस आ गया। पी रेशियो सेम मान लेते हैं तो उससे पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस आ जाएगा ना। प्लीज समझिएगा, प्रॉफिट दिया हुआ इसका 500 लाख, इसका 350 लाख, दोनों का प्रॉफिट को ऐड किए, कंबाइंड अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस इनटू पी रेशियो 20 प्राइस आफ्टर मर्जर। डेफिनेटली स्टूडेंट ये करके आया होगा और उसका दोष नहीं है, पर इंस्टीट्यूट ने ऐसे नहीं किया है। इंस्टीट्यूट ने माना इस सम में वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। दैट्स बैड। होता है खेलना, जो अच्छा बच्चा है उसके साथ खेल देता है ये करके। तो नए सम में मर्जर, नया सम अगर आता है मर्जर का, इन दैट केस यू हैव टू प्रोवाइड 2 सॉल्यूशन। पुराना सम आता है, आपका लर्न किया हुआ रहना पड़ेगा कि यार ये तो वही वाला सम है। ठीक है, इट्स बैड फॉर अ टीचर टू से ऑल दिस, बट व्हाट डू आई डू? आई एम रियली एंग्री लाइक एवरीथिंग बिकॉज आई कुड हैव डन इट रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज सारे समय तो ऐसे कर रखा है पैट ए प्लस पैट बी। तो वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी, वैसे ये सम सॉल्व किया गया है। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन हो सकता था, इन्होंने किया है वी ए बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी।
तो क्या था 10,000 प्लस 5250 इक्वल टू 15,250 लाख, ये हो गया। तो शेयर प्राइस आफ्टर मर्जर PAB इज इक्वल टू, या और इजी करे क्या, शेयर प्राइस नहीं निकालते हैं। देखो 15,250 लाख किसको बिलोंग करता है बताइएगा, 15,250 लाख किसको बिलोंग करते हैं। तुषार बोल रहा है कि सर मैं ये सम क्लास एग्जाम में नहीं कर पाया था, मेरे को 8 में से तीन मार्क्स मिले, तो उसको फर्स्ट पार्ट में मिल गया होगा मार्क्स और सेकंड पार्ट में, पर फर्स्ट मार्किंग अलग होगा, 3 और 4 ही होगा लगता है। ठीक है, 15,250 लाख किसको बिलोंग करता है, होम डज इट बिलोंग टू, इजी तरीके से करा रहा हूँ। 15,250 लाख किसको बिलोंग करता है, 15,250 लाख किसको बिलोंग करता है, आई आस्क्ड किसको बिलोंग करता है, होम डज दिस बिलोंग टू, ए और बी और बोथ, बोथ बिकॉज ये स्टॉक डील है, बिलोंग्स टू बोथ। तो इसमें बी का ओनरशिप पोजीशन क्या है, बी का ओनरशिप पोजीशन क्या है कंपनी में, तो बी का ओनरशिप पोजीशन है, उसको जो शेयर मिला 5.5 लाख, 5.5 लाख मिला था ना, एक मिनट, हाँ 5.5 लाख डिवाइडेड बाय 15.5 लाख, 5.5 लाख डिवाइड बाय 15.5 लाख, ये उसका ओनरशिप है। 5.5 बाई 15.5 कितना ओनरशिप हो गया, 5.5 डिवाइडेड बाय 15.5 इक्वल टू 35.484%, 35.484%, ये बी का ओनरशिप है कंपनी में। 5.5 बाई 10 आयुषी गलत कर रहे हो, टोटल नंबर 6 तो 15.5 हो गया ना, 35.48%, तो 35.48% ओनरशिप पोजीशन है। मैं अपने कंपनी में 10 लाख शेयर था, वो कंपनी को 5.5 लाख शेयर दिए, टोटल शेयर कितना हो गया 15.5 लाख, उसमें उनके पास कितना शेयर है 5.5, तो उनका ओनरशिप क्या है 35.48%। तो उनका एनपीवी क्या होगा, उनका एनपीवी टू बी इज इक्वल टू ओनरशिप पोजीशन ऑफ बी इनटू कंबाइंड वैल्यू माइनस उनका खुद का वैल्यू। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। कंबाइंड वैल्यू के हकदार हो गए हम 35.48, तो मेरा कंबाइंड में क्या शेयर है माइनस मेरा खुद का क्या था, मेरा कंबाइंड में क्या शेयर है माइनस मेरा खुद का क्या था। जिसको समझ में आ रहा है उसको ये सब फॉर्मूला का दरकार नहीं है, जो अनसेंड फॉर्मूला बोर्ड पे दिख रहा होगा, इक्वल टू 0.3548 इंटू 15,250 द होल माइनस वीबी कितना, वीबी था 5,250, कितना आ रहा है, व्हाट इज इट कमिंग टू 0.3548 था क्या, हाँ 0.3548 सॉरी 0.3548 इंटू 15,250 माइनस 5,250 इक्वल टू 160.7, क्या 160.7 करोड़ आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है ना, 160.7 करोड़ आ रहा है मेरा। कोई बोल रहा है 161.31, तो मेरा गलत आ रहा होगा, तो 161 करोड़ करीब आंसर है। तो 161 करोड़ इज द एनपीवी टू बी, दैट इज द ट्रू कॉस्ट टू ए अंडर स्टॉक डील, ट्रू कॉस्ट टू ए दैट इज एनपीवी टू बी 160.7 करोड़। ओके, जबकि वहाँ पे 2.5 करोड़ था, तो ए को तो कैश डील पे जाना चाहिए और बी को बोलना चाहिए नहीं स्टॉक डील, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज कमिंग। लेट्स लुक एट द इंस्टीट्यूट का आंसर। तो अगर इंस्टीट्यूट का आंसर देखिए अपने, फर्स्ट पार्ट पे 2.5 करोड़, सेकेंड पार्ट पे वही 5.5 बाई 15.3548 इंटू दिस माइनस दिस इक्वल टू, ये लोग का -55 कर दिए है, पूरा ही पागल हो गए है। अरे -55 कर दिए ये लोग, दिस इज हाइट्स। मैंने ऐसे तो सिखाया नहीं जा सकता कुछ, मेरे को ये भरोसा नहीं था। मतलब जो वेल्थ मिला माइनस जो मेरा था ना, माइनस तो 52.5 करेगा, फिर फर्स्ट पार्ट में भी करता 55 माइनस 55 0। फर्स्ट पार्ट में क्या किया 55 माइनस 52.5 तो करना ही पड़ेगा लेस, कि मेरा खुद का वैल्यू क्या था वो लेस होगा, मेरे को क्या मिला माइनस मेरा खुद का क्या था, तो दे हैव डिडक्टेड 55 ओवर। गॉड नोज, गॉड सेव द वर्ल्ड। जब बोलते ना बताइए हम लोग को एकदम क्लियर कट कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। लुक एट द मिस्टेक ओवर हियर। क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन तो एम्बिगुअस है ही, पर ये -55 की है, नथिंग कैन सेव देम। एंड जो करेक्ट कर रहा है उस चोमू को पता थोड़ी है अपनी ज़िंदगी में मर्जर का क्या किया होगा। मर्जर का केवल AS14 किया होगा शायद, AS14 ही है क्या, नहीं पता कि कौन सा है मर्जर। जो भी मर्जर का है वो तो अकाउंटिंग एंट्री पास किया होगा ना, अक्वायरर अकाउंट डेबिट टू दिस।
तो गलत किया हुआ है 55 करोड़, ठीक है, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। मेरे को ध्यान ही नहीं था, बिकॉज इतना स्टुपिडिटी देखते ही नहीं है, करते से पता चलता है। ओके, अब कोई बोल रहा है कैश एंड स्टॉक मिक्स्ड होता तो यार क्लास पे कराया हुआ है, ठीक है। कैश स्टॉक डेट बहुत सारा चीज़ हो सकता है, बॉन्ड देंगे तो तब क्या होगा, स्टॉक देंगे तो क्या होगा, ठीक है। और बाकी सारे सम्स तो सारे पुराने हैं, कोई नए सम नहीं है। देयर इज़ नो न्यू सम ऑन मर्जर विच हैज़ कम, ठीक है। अभिमान अभिषेक जिंदगी भर से डूब गए करते हुए, बुक वैल्यू पर शेयर पे एक्सचेंज रेशियो, ईपीएस पे एक्सचेंज रेशियो, याद है अभिमान अभिषेक, ठीक है। लाखों बार सम कराया हुआ है, जब से पढ़ा रहा हूँ तब से, मतलब कोई ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सबका। ये एक मैंने एम्बिगुअस सम लिया है, और एम्बिगुअस सम मतलब हाइट्स ऑफ एम्बिगुअस सम है ये। आप लोग सबको सिखाया गया है क्लास में कि भाई मिनिमम प्राइस दैट फर्म बी वांट्स, मिनिमम प्राइस फर्म बी वांट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ बी। मैक्सिमम दैट ए कैन पे टू बी इज वी बी प्लस एनर्जी। ए जो मैक्सिमम बी को देगा वो बी का दाम प्लस एनर्जी, और मिनिमम जो बी को चाहिए वो क्या, प्राइस ऑफ बी। याद होगा मेरा पहला एग्जाम्पल होता है कॉपी का, मैक्सिमम जो ए बी को देगा वो वी बी प्लस एनर्जी। जा जा बच्चा अपना जिंदगी जी ले, और बी को क्या चाहिए, पी बी। पर इस सम में क्या क्या पूछा है, मिनिमम प्राइस, फिर फ्लोर वैल्यू, तो बुक वैल्यू पर शेयर निकाला है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला है, फ्लोर वैल्यू निकाला है। माने मैं अगर ये सम कराऊंगा तो मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, मैं रटा पाऊंगा, देखिए ऐसे किया है, देखिए ऐसे किया है, और आप फिर से मेरे को हेट करोगे कि यार क्या कर रहे हैं। तो मैंने जानबूझ के सम इंक्लूड किया, बिकॉज मेरे को तो खतरनाक लग रहा है भाई, एक अच्छा बच्चा संभाल नहीं पाएगा इस सम को देखे बिना। तो ये सम एम्बिगुअस सम कैटेगरी में बोल के डाला है, कर लेना, कोई नया सम नहीं है, चला आ रहा है आरटीपी से, बट ये कर लेना एक बार। और एम्बिगुअस है यानी कि दिमाग मत लगाना, रिमेंबर द सम, ठीक है, दिमाग मत लगाना, जस्ट रिमेंबर द सम। ओके, सो मर्जर एंड एक्विजिशन में ज़्यादा कुछ लोचा नहीं है, सारे सम जो कराए हुए उनको बार बार करना पड़ेगा, क्या पता है लोग रिपीट दे। याद है वो कोटक बैंक वाला सम, कोटक बैंक और आईएनजी व्यासा बैंक जो 3 बार 2 बार दे दिया, बड़ा सम, बैलेंस शीट, एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। तो वो सारे सम कोई भी आ सकते हैं, बट कुछ भी नया नहीं है, आप कोई करके नहीं जाएगा तो उसका तो क्या कर सकते हैं अपने, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, ठीक है ना। सो मर्जर्स एंड एक्विजिशन का मेरे को एक ही सम नया दिखाना था आपको, एंड देयर इज़ नो ग्रेट थिंग ओवर देयर। और इक्विटी और बॉन्ड का मैंने अलग से क्लास ले लिया, अपलोड होगा। फॉरेक्स डेरिवेटिव का जो लिया था वो भी अपलोड हो जाएगा, किसी ने मिस किया होगा तो। और पोर्टफोलियो का शायद आज अपलोड हो गया है, तो पोर्टफोलियो का अपलोड हो गया है, और बाकी सब चीज़ का अपलोड हो जाएगा। तो बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, और अब कोई डाउट से तो पूछिए। मैं देखता हूँ आप लोग क्या क्या स्क्रीन पे लिख रहे हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर काम का लगेगा तो डिस्कस करूँगा। एसएमएल का मतलब पता है, साक्षी बोल रही है, मेरे को पता नहीं चला आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ एसएमएल का फुल फॉर्म बता देना, ठीक है। तो साक्षी अगर आपका एग्ज़ाम ड्यू है और आप एसएमएल का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो बाकी जितने भी लोग अभी साथ में क्लास कर रहे हैं वो लोग आश्चर्य हो रहे हैं। साक्षी जायसवाल है ये जो पूछ रही है एसएमएल का फुल फॉर्म, यानी वो मेरे को टोन दे रही है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आपने तो यही नहीं बताया एसएमएल क्या है। आप समझ रहे हैं, ठीक है। शी इज़ गिविंग मी अ टोन दैट मैं क्या तो पढ़ा रहा हूँ जो मैंने एसएमएल ही नहीं बताया, ठीक है। तो साक्षी बाकी लोग आश्चर्य कर रहे होंगे आपके ऊपर जो आप एसएमएल का फुल फॉर्म पूछ रहे हो मेरे से, ठीक है। सिंस मेरा धर्म बनता है बोलने का, मैं बोलता सिक्योरिटी मार्केट लाइन, खुश हो जाओ, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ठीक है, ये एसएमएल का फुल फॉर्म है। और एसएफएम का फुल फॉर्म जानना है क्या, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वैसा ही कोई डाउट था ये, एसएमएल का फुल फॉर्म। हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक बाय रिवाइजिंग, देयर इज नो अदर वे। क्षितिज, आई लॉस्ट द इनिशियल पार्ट ऑफ द क्लास, क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगी। थ्योरी की रिवीजन क्लास है भाई, न्यू सिलेबस में भी थ्योरी की रिवीजन क्लास तुमको चाहिए तो की करे हबे, वो तो फिर लास्ट में ये होगा सर आप आके लिख दो ना, उस समय तो बेटर रहेगा एग्जाम में। इतना कम थियरी है, इतना कम थियरी कि उसका भी रिवीजन क्लास चाहिए। नेट सिलेक्टिविटी का इंट्यूशन, नेट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज में गंदगी था ना सीएम में मैंने एसएमएल, तो नेट मतलब
स्किल्स के बदले, रिस्क को हटा के स्किल से क्या एक्स्ट्रा कमाया। हाउ टू रिवाइज एसएफएम का वही तरीका है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। कैन यू टेल टेलीग्राम डिस्कशन पेज, तो ऐसे कैसे बोलूँ, SSCI एकेडमिक डिस्कशन चैनल ऐसे कुछ है, SSCI CA फाइनल एकेडमिक डिस्कशन के नाम से है। आपके पास कुछ सोशल नेटवर्क होगा, स्टूडेंट्स होंगे, उनसे पूछ लीजिए। सर इन एग्जाम वेदर वी हैव टू डिडक्ट 55 करोड़, धनश्री पूछ रही है। यस यू हैव टू डिडक्ट 55 करोड़, सेम सम आ गया तो। मॉक टेस्ट होगा एसएफएम का, माने हम कराएंगे? नहीं, हम नहीं कराएंगे, बिकॉज हम स्पून फीडिंग में नहीं मानते हैं। जो मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट का है दीजिए, बहुत रिप्रेजेंटेटिव है। डेरिवेटिव कैसे रिवाइज करें? मेहनत से। मेरा जो रिवीजन क्लास था उसका थोड़ा रिदम लेके। चलिए तो एंड करते हैं। सो वी हैव डन इट वेरी वेरी एफिशिएंटली। चोमू टॉपिक्स को चोमू के जैसे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा डर था तो पहले वो किए, फिर हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशन किया। थैंक्स, इक्विटी और बॉन्ड का आपको मिल जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। सो बाय बाय एंड स्टे सेफ। थैंक यू।